बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो मेरे दोस्त के चैनल के ऊपर है, तो वहां से जाके देख सकते हो। उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेंग वन फिक्शन को दिखाया जाता है, जो कि बस इस समय ध्यान से जूफेन को ही देख रहा था। और फिर वैसे जूफेन को देखते हुए कहता है, जी फैन, आखिरकार जी ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिरकार जो स्वरिंग स्वॉर्ड है वो तुम्हारे पास क्यों होगी? स्वरिंग स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रही है और कैसे आई? हम दूसरों के ऊपर एम्बुश करने में पीड़ित हुए और अब तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। और जब सेंग वन किंग ने सुनती है तो वैसे ही कहती है, फादर क्या आपके ऊपर घात लगाकर हमला किया गया था? और अब जो सेंग वन किंग होती है उसे एहसास होता है जो पहली वाली आवाजें थी वो किस चीज के लिए थी। वो सेंग वन क्लैन के लोगों द्वारा मैनर में घुसने का मामला नहीं था बल्कि नरसंहार का मामला था। फादर हमारे लोगों का क्या हुआ? आखिरकार कितने लोग मारे गए? वैसे ही सेंग वन फिक्सोंग अपने दांतों को पिसते हुए कहता है, हमारे बहुत से लोग मर चुके हैं, लेकिन शुक्र है कि यहाँ की अशांति की वजह से बेली जिंगवाई ने बैरियर को हटा दिया और अब हम पूरी तरह से हार से बच चुके हैं। देन वैसे ही सेंग वन किंग आ भरती है। देन वैसे ही उसकी जो चिंताएं होती है वो कम हो जाती हैं, लेकिन उसने जूफेन को एक शॉक्ड वाली नजर से देखा। देन वैसे ही अपने मन में कहती है, मिस्टर को आखिरकार आपने ये सब कुछ क्यों किया? और जब बेली जिंगवाई इन दोनों की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, तो फिर ये फादर और बेटी का प्लान नहीं था। इस समय सेंग वन फिक्सोंग उसे बेवकूफ की तरह देख रहा था। उसके शब्द कृपालु थे। और फिर वैसे सेंग वन फिक्सन कहता है, मैंने सुना है कि सभी लोग कहते हैं कि जो स्वर्ड स्टार एम्पायर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी से भी ज्यादा बुद्धिमान है। और ये सब कुछ देखने के बाद अब मैं समझ चुका हूँ कि जितना भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया था वो सब कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा गया था। चाहे मैं डिवाइन वेपन के बारे में कितनी भी परवाह क्यों ना करूँ, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये एक ऐसी चीज है जिसे अपनी पावर दिखाने के लिए किसी एक यूजर की जरूरत होती है, और मैं इसे पाने के लिए मैं कभी भी अपने और अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। और अगर हम लोग इसे पा भी लेते हैं तो इसे कौन ही इस्तेमाल करेगा? और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये एक खतरनाक कदम है जिसमें सफलता की संभावना बहुत कम और जोखिम बहुत ज्यादा है, इसे कि एक टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देख सकते। खतरा इसके लायक नहीं है। देन वैसे ही बेली जिंगवाई कहता है, ओह मैं समझ गया, हम दोनों ही इसके झांसे में आ चुके हैं। और आज रात बोर्ड पर असलियत में एक तीसरा खिलाड़ी और भी था। हम लोग खुद को बड़ा खिलाड़ी मान रहे थे, अपने गोल की ओर करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। इसी वजह से हम अपने साथ जुड़ी हुई डोरियों की वजह से अंधे हो गए, एक दूसरे की सनक में चले गए, एक दूसरे को मार डाला और सक्सेस के लिए उसके लिए रास्ता बनाया। आखिरकार हम लोगों से गलती क्या हुई? और तो और मेरे मन में भी और इसके अलावा एक बार भी मेरे मन में इसके बारे में एक भी ख्याल नहीं आया कि इस खेल में सेंग वन क्लैन के अलावा भी कोई और दुश्मन हो सकता है। आज के खेल में मैं एक दूसरे व्यक्ति का मोहरा बन चुका हूँ और ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे शर्मनाक बात है। इस समय जो दोनों साइड्स थी वो इस समय एकदम सदमे में थे। इस समय बस शॉक्ड में जूफेन की तरफ ही देख रही थी। बेली जिंगवाई ने पहली बार ओल्ड ट्यून में अपने एस्टिमेटेड ग्रैंड मास्टर गो से पूछते हैं, आप कौन हो, आप किसके लिए काम करते हो? जब जूफेन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, मैं गुई फैन हूँ, एक एवरेज अकेला घुमक्कड़ एल्केमिस्ट जो कि आपकी सेवा में है। हा हा हा। जब सभी लोग जूफेन की ये बात सुनते हैं तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं। इस समय जो ये दोनों साइडें थी, ये दोनों लोग ही अपनी अपनी जमीन पर बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ कुत्तों के लिए मजाक का विषय था। ये सभी लोग निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाते थे। ये लोग अपने ऊपर हावी होने के लिए इतने आदी हो चुके थे कि ये लोग किसी भी चीज की परवाह नहीं करते थे सिवाय किसी की डिसरिस्पेक्ट के। ये लोग सबकी ही डिसरिस्पेक्ट किया करते थे। इस समय जो बेली जिंगवाई और जो सेंग वन क्लैन थे सभी लोग जूफेन को बस इस समय खून की प्यास से देख रहे थे। इस समय वो सभी लोग बस जूफेन को टुकड़े टुकड़े कर देने के अलावा और कुछ नहीं चाह रहे थे। इस समय जो जूफेन था वो सबका दुश्मन नंबर 1 बन चुका था और उन सबकी सारी नफरतें जूफेन के ऊपर हावी हो चुकी थी। लेकिन इस समय जो सेंग वन किंगियन थी वो बस जूफेन के लिए चिंतित दिख रही थी। सिर्फ वही थी जो उन सबसे अलग लग रही थी, बस वही जूफेन की परवाह कर रही थी। लेकिन सेंग वन किंगियन को नहीं पता था जूफेन के पास यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है। इस समय जूफेन के ऊपर हो रही सारी दुश्मनी से वह बेपरवाह दिख रहा था, उसे कोई चिंता ही नहीं थी ये सब लोग इसके जूफेन के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो दूसरे की भावनाओं के मजे ले रहा था और वास्तव में उसका आनंद ले रहा था जो उसके हर एक उपमानजनक कामों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। देन वैसे में सेंग वन फिक्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, ये अभी चारों तरफ से एक्सपर्टों से घिरा हुआ है और यही बात बर्दाश्त नहीं हुई खासकर सौतेले चाचा सेंग वन फिक्सियोंग को। फिर वैसे ही जूफेन से कहता है, ये फैन, मैंने हमेशा सोचा था कि ये एक जाल है जिसे बेली जिंगवाई ने विस्तार से बताया था, लेकिन ये तो तुम ही थे। तुमने एक नकली नक्शा बनाया ताकि तुम हमें फंसा सको। और जब जूफेन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, हाँ तुम ये बात कह सकते हो लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। और ये कहकर के जूफेन एक बड़ी सी मुस्कान दिखाता है और फिर वैसे ही बोलता है, आपको असली देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर तब जब बेली जिंगवाई जो कि प्राइम मिनिस्टर सबसे बुद्धिमान है, उसने जब सब समझ लिया था तब और उसी के अनुसार जाल बिछा दिया था। मैंने तो बस प्लेसेस चुने थे, कौन कहाँ जाएगा। जब
बैली जिंगवाई ये सुनता है तो वो कांप उठता है और फिर वैसे ही कहता है क्या तुम्हें ये सब कुछ पता था? तुम्हें ये सब कुछ कब से पता था? वैसे ही जूफेन कहता है पिलकिंग कन्वेंशन से। ये कहने के बाद दोबारा से जूफेन कहता है जब आपने पिलकिंग कन्वेंशन होल्ड किया था तब ये मेरे लिए स्पष्ट रूप से साफ था कि तब आप क्या करना चाह रहे थे। जब आपने सेंगवन यूलिंग को आपकी मदद करने के लिए उकसाया था तो वो सब कुछ मेरे अनुमान के भीतर ही था। जब सेंगवन फिक्सन सुनता है तो वैसे अपने मन में कहता है सेंगवन यूलिंग गद्दार था। इस समय जो सेंगवन किंगन थी वो भी दुख जता रही थी कि सेंगवन यूलिंग गद्दार निकला। इस समय इन दोनों के ही रिश्तेदार ने इन्हें इनके दुश्मन को बेच दिया था। और ये सुनने के बाद वो दोनों लोग ये हैरानी से जूफेन को ही देखने लगे थे। केवल बैली जिंगवाई की अचानक रिएक्शन ने केवल बैली जिंगवाई ने ही जूफेन के वर्डों को कंफर्म किया। बैली जिंगवाई ने आंखें सिकोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया लेकिन इसे अच्छी तरीके से छुपाते हुए कहा जब से तुम्हें पता चला है क्या तब से ही तुम सारे तारों को खींचते आ रहे थे। इस समय जो सेंगवन यूलिंग था वो बुरी तरीके से घायल था और गड्ढे में पड़ा हुआ था। इस समय बस वो बुरी तरीके से रोने के कगार पर था। और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है प्राइम मिनिस्टर जी श्योरली ही अपने लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। सेंगवन फिक्सन के सामने ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं एक सेंगवन क्लैन का गद्दार हूँ। आखिरकार अब मैं ईस्टर्न लैंड पर वापस कैसे जाऊंगा और अब मैं आपका जासूस कैसे बना रहूंगा। और जब से जूफेन ने सच्चाई बताई है चाहे तब से सेंगवन फिक्सन ने इस पर विश्वास किया हो या नहीं लेकिन उसने खुद एक जासूस के रूप में अपने मूल्य पर संदेह करना शुरू कर दिया। बैली जिंगवाई ने भी बिना कुछ सोचे समझे यह सब कुछ कह करके सब कुछ साबित कर दिया। अब दोबारा से मैं जूफेन को दिखाया जाता जो कि स्माइल करते हुए कहता है हा होशियार प्रधानमंत्री को इनाम दो। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर तुमने एक ही बार में अनुमान लगा लिया। जब बैली जिंगवाई सुनता है तो वैसे ही वो अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है और फिर वैसे ही कहता है ग्रैंड मास्टर को क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या फिर व्यंग्य कर रहे हो? मेरे लिए पहली बार था और अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका हूँ। और जब जूफेन सुनता है तो वैसे ही कहता है जब अपने आईब्रोज को उठाते हुए और टॉन्ट मारते हुए कहता है क्या ये अंत तक एमलेस बने रहने से बेहतर नहीं है? बैली जिंगवाई ने इस सस्ते प्रहार पर मुंह बनाया। कुछ लोगों ने तो उसके दांत भी पीसते हुए सुने मतलब बैली जिंगवाई के जूफेन की तरह मजाक उड़ाने जाने पर कोई भी नाराज हो जाएगा। बैली जिंगवाई को पता था कि वह स्वार्ड स्टार एम्पायर में कोई महान कल्टिवेटर नहीं था। उसका एकमात्र गर्व सिर्फ उसका तेज दिमाग था, उसकी सही नीतियां और दोष रहित रणनीतियों पर था। जूफेन ने अब उसे साबित कर दिया कि बैली जिंगवाई का सारा आत्मविश्वास दूसरों को अपमान करने लायक है। यह बैली जिंगवाई के लिए पहली बार था जब उसे इतना गुस्सा और इतनी शर्म महसूस हो रही थी। बैली जिंगवाई सिर्फ हमेशा दूसरों के साथ खिलवाड़ करता था और अब खुद को ही तार के दूसरे छोर पर पाना मतलब अपने आप को दूसरों के हाथों में नचवाना ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही अपमानजनक था। और बैली जिंगवाई इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। और अब इसी के साथ हमें सेंगवन फियोंग को दिखाया जाता है। ऐसे ही जो सेंगवन फियोंग होता है वो घूरते हुए जूफेन से पूछता है तो क्या तुम वही हो जिसने मुझे पूरी रात इंतजार करवाया? जब जूफेन सुनता है तो वैसे ही कहता है हा तलवार राजा स्वॉर्ड किंग फेयुंग, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। जूफेन वैसे ही कंधे उचकाता है और मजाक करते हुए और सेंगवन यूलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हें इसे असली अपराधी तक ले जाना होगा। ये वही है जिसने तुम्हें जानकारी दी है इसलिए तुम्हें उससे पूछना चाहिए। और अगर उसका स्वार्थ ना होता तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम्हारा इस्तेमाल करके वो किसी और को मरवाना चाहता था तो फिर जो मेन योजना होती तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी बदलाव नहीं होता। फिर स्वॉर्ड किंग फेयुंग को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जाता। ये कह करके जूफेन हंसने लगता है। जब ये सेंगवन फेयुंग सुनता है तो वैसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो सड़ा हुआ कमीना तो अपनी मदर की तरह ही जानता है कि कैसे ही बकवास फैलाई जाती है। उन्हें मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया, अब बस तेरे लिए बहुत ही आसान होगी। सेंगवन यूलिंग ये सुनकर कांप उठा, उसका दिल अंदर से कांपने लगा। और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है आखिरकार ये गुजी फैन मेरे अफेयर्स को कैसे जानता है? ये होता कौन है? ये आखिरकार है कौन? क्या ये हमेशा छुप करके मुझ पर नजर रख रहा था? देन वैसे ही जूफेन कहता है हंसते हुए बहुत अच्छे डिसिपल, मेरा प्लान काम किया तुम्हारी वजह से, सारा थैंक्स तुम्हें ही जाता है। हा। और जब यूलिंग सुनता है तो वैसे ही कहता है ओल्ड साइको, क्या ये तू है? क्या तुम ही वो ओल्ड साइको थे? सेंगवन यूलिंग के अंदर शब्दों की पहचान के साथ भय उत्पन्न हो गया। रक्त का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। फिर वैसे अपने मन में कहता मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूँ? वो बूढ़ा पागल जो मुझे इतने लंबे समय से परेशान कर रहा था, वही जो हवा की तरह आता और चला जाता, वह और कोई नहीं बल्कि बगल के दरवाजे पर रहने वाला गुजी फैन था। वह मेरे ठीक बगल में था, मेरे बगल वाले दरवाजे में, मतलब बगल वाले रूम के अंदर। मैं सेंगवन यूलिंग को यहाँ पर पीड़ित जैसा महसूस हो रहा था। उसका दिमाग चौंकाने वाली सच्चाई से घायल हो चुका था। उसका शरीर भी पीछे हट गया, खून थूकने के लिए मजबूर हो गया। तो बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मेरे दोस्त शशांक के चैनल पर आएगा आज ही, और उसके चैनल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके देख लेना। और हाँ, अभी उसकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा भले समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के वो भी और भी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन करने लगेगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, तो सब लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। और यार हम लोग ऐसा इसलिए करेंगे जल्दी से बस इसकी स्टोरी कंप्लीट हो सके, और कुछ भी रीजन नहीं। और मैंने सब कुछ बुक ऑफ एस्पर से ही स्टार्ट किया, तो इसीलिए इसको तो पूरा खत्म ही करना है। तो तुम लोग टेंशन ना लो, तो जल्दी जल्दी करके कैसे ना कैसे करके बस इसको खत्म कर देंगे हम लोग।